Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आप सबकी अच्छी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे। मैं भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ। आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, दोनों ही छोटे छोटे स्टोरी हैं। ये पहली स्टोरी मुझे शेयर किए हैं ब्रह्मपुत्र जी और उन सेकंड स्टोरी है नेहा की। पहली स्टोरी मैं उनके तरीके से ही ये सुनाना चाहती हूँ। हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में उस समय कोई ऑटो टैक्सी का कोई सुविधा नहीं हुआ करता था। तब के ज़माने में लोग बैलगाड़ी से ही ज़्यादातर आना जाना किया करते थे। इस वजह से एक दिन का रास्ता 2 दिन हो जाया करता था। ऐसे एक बार मेरे दादाजी के पापा का भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मेरे दादाजी के पापा को बहुत ही ब्रेन मलेरिया जैसे कुछ हो गया था। इसीलिए दादाजी के पापा को लेकर दादाजी शहर चले गए। शहर जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया। वो कई रोज़ वहाँ पर एडमिट भी रहे, बट उन्हें बचा नहीं सका। नहीं बचने पर उनको रिटर्न लेकर दादाजी को आना पड़ा। रास्ते में आते आते काफ़ी रात हो गई थी और दादाजी अपने बैलगाड़ी में अकेले ही अपने पापा का डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे। काफ़ी जंगल रास्ता भी पड़ता था शहर से गांव आने के लिए, और बीच में 2-3 गांव भी पड़ते थे। उसी तरह आते आते शाम हो जाने की वजह से दादाजी सोचे कि जल्दी जल्दी घर चला जाऊंगा तो सारे काम निपट जाएंगे। वो कहीं पे बिना रुके अपना रास्ता तय कर लिए। लेकिन आते आते भी काफ़ी रात हो गई और फिर जंगल रास्ता भी आ गया। दादाजी इधर उधर देखे, कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं। इंसान तो क्या, कोई जानवर, कोई पक्षी का भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आसमान भी पूरी तरह काली घना बादल से ढका हुआ था। एक तारा भी उस दिन नहीं दिख रहा था। दादाजी को अंदर ही अंदर थोड़ा डर तो लग रहा था, बट फिर भी क्या करें। उनको अपना गांव दादाजी के डेड बॉडी के साथ दादाजी के अपने पापा के डेड बॉडी के साथ आना ही था। वो आते ही जा रहे थे। फिर लगा जैसे उनके पीछे से किसी ने बहुत ही ज़ोर से आवाज़ दिया है। मेरे दादाजी को किसी ने बुलाया है, उनका नाम कॉल किया है। दादाजी थोड़ा सा आस्ते हो गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। फिर लगा जैसे उनको किसी ने बुलाया, विभूति विभूति सुनो सुनो। दादाजी रुक गए। उनका नाम विभूति था। दादाजी रुककर इधर उधर देखने लगे, पर कोई नहीं था। फिर वो जब सामने में अचानक से देखे तो एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में ढका हुआ, सर से पांव तक ढका हुआ। कोई कपड़ा पहना है नहीं पहना है कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आदमी एक सफ़ेद कपड़ों में खुद को ज़रूर ढक के रखा था। ये देखकर दादाजी अचानक डर गए कि पीछे से किसी ने मुझे बुलाया था, ये आगे से आदमी कहाँ से आ गया। वो डर के मारे पूछने लगे, कौन हो तुम? तब उसने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे भी इसी तरफ जाना है, तो मुझे लेकर चलोगे? उसका आवाज़ इतना कर्कश था, दादाजी को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है ठीक से, लेकिन इतना समझ में आया कि वो भी उनके साथ आगे जाना चाहता है। दादाजी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, लेकिन एक बात है, आप बैठोगे कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरे पापा का डेड बॉडी यहीं पे है। मेरे पापा गुजर चुके हैं हॉस्पिटल में। मैं उनका डेड बॉडी लेकर अपना घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने सर हिलाया और बैठ गया। तो दादाजी अपना सफ़र फिर से तय किए। जाते जाते दादाजी को थोड़ा वॉशरूम जाने का ज़रूरत पड़ा, तो दादाजी ने गाड़ी रोका। बैलगाड़ी रोकने के बाद उस आदमी को कहा, मैं थोड़ा सा इधर से आ रहा हूँ, भाई साहब आप बैठो,
मैं आकर गाड़ी लेकर चलता हूँ। तो उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। तो दादाजी सोचे कि शायद सो गया होगा। दादाजी अपना वॉशरूम करने के लिए मतलब वॉश करने के लिए वो थोड़ा सा दूर में चले गए झाड़ियों के बीच। जाकर ख़त्म करके जब वो आए तो उनको जैसे वो जो बैठे बैलगाड़ी में उनको जैसे कोई आवाज़ आया, जैसे कोई हड्डी उड्डी चूरा करता है, कुछ ज़ोर ज़ोर से चबा कर खाता है, उस तरह उनको आवाज़ें आने लगी। उनके बैलगाड़ी के ऊपर आगे तरफ एक लंठन भी लगा होता था तब के समय में। अंधेरा होने के वजह से लोग रास्ता देखेंगे कैसे, इसीलिए वो लंठन हमेशा अपने अपने बैलगाड़ी में हर कोई लटका कर रखते थे। दादाजी ने जल्दी से वो लंठन लेकर जब उस आदमी के ओर देखा तो देखे कि वह आदमी के हाथ में पूरा खून से भरा हुआ है और उसके हाथ में कुछ लाल रंग का है। और वो आदमी का चेहरा देखकर तो दादाजी जैसे डर कर कांप गए। जला हुआ है उसका चेहरा पूरी तरह और उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। गाल नाम का कोई चीज़ नहीं है, हड्डियों का ढांचा का तरह है वो आदमी, और उसका आँख बाहर निकले हुए हैं। ये देखकर तो दादाजी का जैसे शरीर में कुछ होने लगा। दादाजी डर के मारे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, किसी को बुलाएंगे, कुछ समझ में नहीं आया। दादाजी कुछ नहीं देखे, उनके पास जो बड़ी सी डंडा थी वो डंडा से उन्होंने उसे बहुत मारना चालू कर दिया। मारने के वजह से वो घुर्राते हुए नीचे उतर गया। नीचे उतर के भी वो दादाजी के पास से आने का कोशिश कर रहा था कि दादाजी पे हमला करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। दादाजी ने उसे खूब मारा, मार मार के फिर वो दौड़ते हुए जंगलों की तरफ चला गया। फिर दादाजी ने जब देखा तो देखा कि उनका पापा का जो डेड बॉडी था वो लहूलुहान हो पड़ा है। उसका कलेजा निकाल कर वो दुष्ट वो शैतान खा रहा था। दादाजी ने पूरी तरह अपने आँखों से ये सब होते हुए देखा। दादाजी डर के मारे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब थोड़ी सी भोर भी होने लगी थी। दादाजी ने कुछ आगे पीछे नहीं देखा, भगवान का नाम लिया और रोते हुए अपने गांव की तरफ आ गए। गांव की तरफ आते आते कई लोग बाहर में दिखे तो उनको चिल्लाकर बुलाया दादाजी ने और सब बातें अपनी आप बीती कही। सब ने देखा उनका डेड बॉडी और संभाल कर सही ढंग का रखा गया उनका डेड बॉडी, और किसी को दिखाया नहीं गया। लेकिन घर वालों को पहले कुछ पता ही नहीं था कि डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाया गया। दादाजी ने बहाना कर दिया था कि डॉक्टर ने दिखाने के लिए मना किया है, घर ले जाने के लिए मना किया है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही स्मशान घाट लेके इनका क्रियाक्रम कर दिया। और ये सेकंड स्टोरी बहुत ही छोटी सी है। नेहा बताती हैं कि वो और उनकी एक सहेली दोनों हॉस्टल में रहते थे। दोनों में बहुत ही प्यार हो गया था एक साथ रहते रहते। एक दिन की बात है, उनकी जो सहेली थी उसको अपने पापा के पास जाना था। उसकी मम्मी भी नहीं थी। उसके पापा ने दूसरी शादी कर रखी थी और उससे उसको दो बच्चे भी थे, इसीलिए उसकी सहेली घर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन उस दिन उसके पापा ने उन्हें बुलाया इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी कुछ काम था। क्या काम था वो नेहा को पता नहीं था। उसकी सहेली दोपहर के वक्त निकल गई, बोली कि मैं जा रही हूँ, तो ठीक से रहना, मैं 2-3 दिन बाद ही आ जाऊँगी। नेहा बोली ठीक है। बारिश का मौसम था तब, उन लोग का कुछ भी एग्ज़ाम नहीं था, इसीलिए वो 2-3 दिन के लिए अपने पापा के पास चली गई। धीरे धीरे शाम हुई, शाम के बाद रात हो गई। नेहा ने अपना डिनर लेकर टेबल पर ही ढक कर रख दिया। उसे खाने को भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो बगैर सहेली का उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से हॉस्टल में थी 2 साल से कभी विदाउट अपनी सहेली की नहीं थी। फिर जब रात हुई अचानक से बादल गरजने लगे, ज़ोर से बारिश होने लगी और उसने जब देखा करंट भी ऑफ हो गया।
बिजली चले जाने की वजह से उसने एक खिड़की खोला। खिड़की खोलते ही उनके सामने में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ दिखता था। वो देखती है, मतलब बिजली के उजाला जब हुआ, वो देखती हैं कि उसमें एक बहुत ही बड़ा कोई पक्षी बैठा हुआ है। लग रहा है कि कोई ईगल। फिर भी उसने इतना केयर नहीं किया। वो बैठ गई टेबल के पास ही चेयर में, लेकिन खाना अपना नहीं खा रही थी। फिर अचानक से देखी कि एक कुत्ता जैसे उनके रूम के बाहर ही रोने लगा है। ये सब दृश्य देखकर सुनकर उन्हें बहुत खराब लग रहा था। फिर उन्होंने अपना विंडो बंद कर दिया। बंद करने के बाद एक कैंडल जला के अपना पढ़ाई करने बैठ गई। अचानक से उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। वो जब खोली तो देखिए उसकी सहेली। वो बहुत खुश हो गई। वो बहुत ही भीगी हुई थी उसकी सहेली। उसकी सहेली ने कहा, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। वॉशरूम जाकर वो ठीक ठाक होकर आई। आकर बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी तक तो शायद खाना भी नहीं मिलेगा, 8:30 का ओवर हो चुका है। तो नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरा खाना खा ले, मुझे आज खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा है। तो उसकी सहेली खाने लगी जब फिर से दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। नेहा आई, फिर से दरवाज़ा खोलकर देखती है फिर उसकी वही सहेली। वो देखकर तो सहम गई कि ये क्या हुआ, अभी अभी तो आई है, कोई हेलोनाइजेशन में नहीं थी, तो ये मैं सपना नहीं देख रही थी, तो कहकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सहेली नहीं थी बेड पर, जो खाना खा रही थी। और उसका खाना बिल्कुल कॉवर्ड था, जैसे पहले रखा हुआ था। उसकी सहेली ने कहा, क्या हुआ, मुझे बाहर ही खड़ी रख देगी क्या? तो बोली, नहीं नहीं, आ जा आ जा। लेकिन वो काफ़ी डर रही थी। डर के मारे वो पसीना पसीना हो रही थी। वो फिर से वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से आने के बाद वो कहने लगी कि मैं सो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलकर उसने अपना चादर लेके अपने बेड पर सो गई। जब सो गई फिर से दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। तब वो बहुत ज़ोर से डर के सोची कि फिर से ऐसा कुछ दृश्य मुझे देखना पड़ेगा। खोली तो पड़ोस में जो रहती थी, मतलब हॉस्टल में और भी कोई रहते थे, वो बीनिता दीदी बोलते थे। वो बोल रही है, नेहा नेहा जल्दी चल, बहुत ही दुख की बात हो गई है। आज जब जा रही थी तेरे रूममेट, जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक बड़ी सी बस ने उसे कुचल कर चले गए हैं, चल हम लोग जाकर देखते हैं। तो नेहा डर के मारे कांप गई। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सो रही है। सोचकर उसने जब मुड़कर देखा तो तब तक उसे देखने को भी मिली वो सोई हुई है बेड पर, और चादर भी उसके शरीर में नहीं है। उसका सर का एक तरफ एकदम चपटा हो गया है और वहाँ से खून उबल रहा है। और उसको बड़े बड़े आँखों से वो देख रही है। वो बोलने लगी, ये बोलने लगी जब बीनीता दीदी बोली, ये वो छोड़, टाइम नहीं है इस सब का, चल ना हम देखने चलते हैं, सब जा रहे हैं। तो नेहा उनके साथ चली गई। जाने के बाद वो बड़ा पेड़ में भी देख रही थी। बड़ा पेड़ में उसकी सहेली बैठे बैठे जैसे शैतानी हंसी हंस रही थी नेहा को देखकर। नेहा को पूरी तरह दिख रही थी, इतने अंधेरे में भी नेहा को वो दिख रही थी। नेहा ने विनीता दीदी को जब कहा, दीदी देखो, वो पेड़ में देखो ना कौन बैठा है, तो विनीता दीदी ने देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। वो बोली, चल तू जल्दी से। जाकर वाकई में एक छोटा सा सिनेमा हॉल था सामने ही, वहाँ पर उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। काफ़ी पुलिस भी आए हुए थे, काफ़ी लोग पूरी तरह वहाँ पे घेर के खड़े हुए थे। वो जब सामने जाकर देखी तो वाकई में उसका सर पूरा कुचला हुआ था, आंखें खुली हुई थी। ये देखकर नेहा बेहोश हो गई। फिर जब नेहा को होश आया तो उसके पास नेहा दीदी और कई लोग बैठे हुए थे। सब ने कहा, तेरा रूममेट थी इसीलिए तू डर गई। उसने कहा, रूममेट थी डर गई, ये तो बात छोड़ो, वो मरने के बाद भी मेरे पास आई थी, मुझे अपना रूप दिखाई थी। सब ने कहा कि कोई बात नहीं, चल तू आज हमारे साथ ही सोना। और नेहा ने दूसरे दिन ही अपना वो रूम तो क्या, हॉस्टल भी छोड़ दिया और दोबारा वो कोई भी हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना और मेरी ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूँगी।
आज जगजीवान जीसस, अमन दुबे, कृपी अभी, सैम, पॉयडन, नीलम, देव, शौर्य, शुभम, ये सब ने मुझे बहुत ही अच्छा अपना फीडबैक दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबको, आपके परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। जय श्री राम।